ये कैसा साथ हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैंने ना OLX में देखा था कि ना कोई बंदा सेल हो रहा था। एक मिनट हाँ जी बेटा, OLX में मैंने देखा था कि कोई ना बंदा सेल हो रहा था, ह्यूमन बीइंग। हाँ तो ये इलीगल नहीं है? प्योर इलीगल है। तो OLX इन सब चीजों को रिजेक्ट नहीं कर देता? अब आपने देखा है तो उस वक्त ही मुझे भेजते जरा, मेरा नंबर आपके पास है तभी मैं देखूंगा ना। अब आपने क्या क्या कहता, आधा साल क्या हो गया? आधा साल 6 महीने हो गए। अब उसमें बेटे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपडेट सा हो गया, वो क्या था क्या नहीं क्या नहीं। OLX जो है ना थोड़ा सा कई जगह कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की सेल इंडिया में तो प्योरली इलीगल है। अब वो कह रहा है हाँ जी देखो सारे बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा ना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला है कि एक भी क्वेश्चन जो बच्चे का है वो आपके लिए कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, कुछ नहीं पता होता। अब वही क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो आपसे पूछ ले ट्रू फॉल्स में कि सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन OLX। हंसने की क्या बात है? तो अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या है। देखो कई बार क्या है, जो ह्यूमन बीइंग इन्होंने देखा, पता नहीं कि लाइव की बात हो रही है या डमी की बात हो रही है। नहीं वो कह रहा हूं ना, वो आपने उस वक्त पढ़ा, आप भी 6 महीने पहले की बात बता रहे हैं, उसमें आप भी अभी श्योर नहीं है सारा कुछ ना, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अगर कुछ ऐसा लेते तभी मैं कुछ आपके साथ डिस्कस कर सकता। अभी तो डिस्कस करने वाली सिचुएशन नहीं है ना आपको कि मैंने देखा था, तो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है जी, आप कुछ कह रहे थे? हम लोगों ने कंसिडरेशन की जब हम बात कर रहे थे, लीगल रूल्स पर हम लोगों ने इसको मेरे ख्याल से छोड़ा था। लीगल रूल्स में पहला आपका था मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो वो हमने देखा था कि हाँ, उसका मैंने एग्जांपल आपको क्या कहा था कि ये वाला मत लेना, तो मैंने अपना एक एग्जांपल आपको बोला था, नोट किया था सबने? ठीक है। सेकंड था हमारा कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी टू प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, है ना। तो उसका मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि आपके ऑफिस में कोई मैनेजर हो सकता है, आप ऑनर हैं और मैनेजर जो है आपके बिहाफ पर कंसिडरेशन की पेमेंट कर सकता है, एंड दैट इज प्योरली लीगल। एग्जीक्यूटेड एंड एक्सिक्यूटेड हमने समझ लिया था, कंप्लीट हो चुका दोनों तरफ से एप्लीकेशंस, तो एग्जीक्यूटेड है, अगर कहीं एक का पेंडिंग है तो वहां पर एग्जीक्यूटेड हो गया। ठीक है ना। कंसिडरेशन भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारी डेफिनेशन में है, डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी, है ना, तो वो ध्यान रखना है हमें। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये मैंने आपको बताया था, इस पर अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। कुछ लव एंड अफेक्शन के अंदर नेचुरल लव एंड अफेक्शन जिसे कहा जाता है, उसके अंदर आपका थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाए तो चलता है, कोई इश्यू नहीं। तो बहुत मुस्कुराता है। हाँ, ये कुछ एक वर्ड तुझे ना बहुत पैम्पर करते हैं, आई थिंक सो। नहीं, अच्छी बात है, पैम्पर करना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा है कि लॉ में जब आप हैं, नेगेटिव पॉइंट इज सेकेंडरी, फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव। परफॉर्मेंस ऑफ दैट व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये भी हमने आपको स्कूल टीचर का भी एग्जांपल दिया था, मेरा भी अपने आप में एक एग्जांपल है, और हम लोग लीगल टर्म्स में भी कहते हैं कि हम वकील को कहते हैं, तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट है और किस वक्त वो नहीं है। याद है ये चीज? किसी को डाउट तो नहीं है? कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी क्या, मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। इसका क्या एग्जांपल था? जादूगर आएगा और वो पीतल को सोना बनाएगा, मरे इंसान को जिंदा करेगा। ये चीजें ध्यान रखनी है।
मैंने आपको दिया भी था कि सब चीजें प्रेजेंटली भी अभी भी देखो हम इतना एडवांस हो गए, उसके बावजूद भी अभी भी चल रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सांप ने बच्चे को काट लिया था, उसके बावजूद भी लोगों को सपना आ रहा है नहीं मैं जिंदा हूं, खोदा उसको बेचारे को। कंसिडरेशन वाज नॉट बी अनलॉफुल इमोरल और अपोज द पब्लिक पॉलिसी। इसका मैंने आपको कहा था कि जो एक ड्राइव वाला पॉइंटर है वो आप लिखना मत, लिखते वक्त मैंने कहा था कि कुछ दूसरी चीज लिखना। क्या कहा था मैंने लिखते वक्त? हालांकि एक एग्जाम्पल तो बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल तो है ब्राइट, अपोज पब्लिक पॉलिसी हो गया, याद नहीं किसी को भी? हाँ कुछ एक बार पूछना वो क्या था? अपोज पब्लिक, जो भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर जा रहा है तो ये बातें तो याद रखनी है। हाँ आपने आपको ये कहा था राइट मत लिखना कि एक था कि हाँ भाई मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे 50,000 रुपए दे दो मैं आपकी फला फला जगह जॉब लगवा दूंगा। है तो एक्चुअली ब्राइब ही, लेकिन दूसरे सेंस में हो गया। ब्राइब तो नॉर्मली क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो आपसे क्या है, आओ अंदर आओ। इस तरफ बोलिए, इधर नहीं कोई नहीं है एक मिनट ये बैड मैनर्स है भाई। हाँ जी अब आ रहा है बेटे, हेडिंग डालिए सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट ये चार पार्ट में डिवाइड है तो फटाफट खत्म करते हैं। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, जब दो लोग आपस में डील करते हैं ए और बी, तो थर्ड पार्टी का मतलब है सी आ गया। जब दो पार्टीज ए और बी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, तो क्या सी सू कर सकता है? क्या सी दोनों में से किसी एक पर केस कर सकता है? तो आंसर इज नो, आंसर इज नो। जो डायरेक्ट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे को केस कर सकती है, एक दूसरे को कोर्ट ले जा सकती है, ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं। देखो क्या लिख रहा है, दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबको याद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखना कैसे? मैंने बताया था आई सी और ए कैपिटल लेटर होगा। द कंसीडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। कंसीडरेशन में प्रोसीड, मैनेजर की बात मैंने कही थी, फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली बेटे मैंने आपको जो कहा कि मैनेजर पेमेंट कर सकता है। अब ए का मैनेजर और बी का मैनेजर ए और बी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए एंड बी। इधर से ए के मैनेजर ने कंसीडरेशन दिया, उधर बी के मैनेजर ने कंसीडरेशन दिया, यानी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर चल रही है बात, एक दूसरे के लिए तो कंसीडरेशन ही होता है वो। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई, अब कोर्ट जाना है तो कोर्ट ए ही या बी ही जा सकता है। हाँ, वो अपना एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं अपने मैनेजर को, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ए या बी। मैनेजर वहां अपीयर हो जाएगा, लेकिन किसके बिहाफ पर? ए और बी। यानी कोर्ट के अंदर जब जाएगा केस का जो मैटर होगा, जो टाइटल बनेगा ए वर्सेस बी या बी वर्सेस ए। ऐसे नहीं लिखेंगे मैनेजर ऑफ ए वर्सेस बी या ए वर्सेस मैनेजर ऑफ बी, नो।
या मैनेजर ऑफ ए वर्सेस मैनेजर ऑफ बी, नो, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उनको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ क्या है कंसिडरेशन के लिए आए हैं पार्टी बनकर, और कुछ नहीं है, वो एक्चुअल पार्टी वो नहीं है। ठीक है जी। अब यहां पर हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है आगे। Thus the concept of stranger to the consideration is valid and different from stranger to the contract. तो इसमें एक यही लाइन लिख लीजिए सिर्फ, stranger to the consideration is valid। बात पेमेंट की आ रही है तो पेमेंट तो स्ट्रेंजर कर सकता है, stranger to the consideration is valid and different from stranger to a contract, different from stranger to a contract। different from stranger to the contract, stranger मतलब अजनबी हो गया यहाँ पर, कंसिडरेशन में अजनबी चल जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अजनबी नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मेन पार्टीज के बीच ही होता है, ये कहने का होता है। समझ गए बात को? आप सिंपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने फादर के साथ गए, अपने पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ गए कुछ शॉपिंग करने के लिए, मान लो आपने कार खरीदी, अब आपको कार को लेकर कोई प्रॉब्लम है और आप कार की कंपनी के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो मेन पार्टी कौन हुई? जिसके नाम से बिल बना, जिसके नाम से कार की आरसी हुई। अब कार की आरसी मान लीजिए आपके फादर है, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन के नाम है, तो क्या आप जाकर केस लड़ सकते हो? आप खड़े हो सकते हो उनकी वजह, उनके एवज में, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए, लेकिन आप केस डायरेक्ट नहीं कर सकते। या फिर वो ट्रांसफर हो गई हो आपके नाम पर कार, तब आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर रहेगा सबको पॉइंट? ठीक है जी। अब जरा लिखो, देखो क्या कह रहा है, मैंने अभी जो बताया आपको, द अफोरसाइड रूल द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। इसको क्या कहा गया? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। यानी जो दो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान की गई कि ऐसा नहीं है कि कोई भी यारा गैरा आया और आपके ऊपर केस करके चला गया, चाहे यारा गैरा ना भी हो। जैसे मैंने आपको ही बता दिया कि आप फादर के बेटे, फादर ने कार खरीदी, आप तब भी डायरेक्ट केस नहीं कर पा रहे अनलेस एंड अनटिल आप ऑनर बन जाए। गेटिंग अ पॉइंट? तो इसने यही लिखा है ना, द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बताया? ये क्या कह रहा है? डॉक्ट्रिन क्या सुरक्षा किसको प्रदान कर रहा है? एक शल दे रहा है, किसको? जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसको। नहीं तो पता चला ऐसे हर कोई केस करता रहेगा, दोनों तरफ को मिल रहा है, ए को भी बी को भी, कि आप ही दोनों, हम दोनों आपस में एक दूसरे को सू कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अब आया इसके अंदर क्या इसके एक्सेप्शन है, तो लिखो एक्सेप्शन टू द अबव रूल, एक्सेप्शन टू द अबव रूल, एक्सेप्शंस टू द अबव रूल। पहला ट्रस्ट, ट्रस्ट अपने आप में एक एक्सेप्शन है। ट्रस्ट में होता क्या है, सुन लीजिए, ट्रस्ट में होता क्या है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा क्लियर करते हैं। ट्रस्ट बेसिकली, वास्तव में जो एक वर्ड बोला है ट्रस्ट, उसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है? विश्वास, भरोसा। ट्रस्ट में वही होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा कि किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई। ये एग्जांपल ले रहा हूं, हर वक्त यही नहीं कि यही चीज चलेगी। एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल पिक्चरों में कई बार दिखाया गया कि बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई, बच्चे रह गए छोटे छोटे माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड है, उनकी प्रॉपर्टी के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट कर दी जाती है, उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट कर दी जाती है। ठीक है जी। ट्रस्ट में दो पर्सन होते हैं तब जाकर ट्रस्ट बनती है। एक पर्सन ने ट्रस्ट बनाई और उसमें वो एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर देता है कि भाई आप जो है इस
पूरी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे और बदले में, क्योंकि अब बच्चों का खर्चा पानी चलना है, और बदले में हर महीने इनको इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे जिससे इनका खर्चा पानी चल सके। बेसिकली ट्रस्ट बनी ए और बी के बीच, मान लो दो पार्टी का नाम ए और बी है, ए और बी के बीच ट्रस्ट बनी, बट फायदा किसको मिलना है उस ट्रस्ट का? बच्चों को। अब मान लो बी किसी वजह से लालची हो गया और उसने वो बच्चों को बेनिफिट देना बंद कर दिया, तो क्या वो बच्चे कोर्ट जा सकते हैं? तो ट्रस्ट के अंदर वो बच्चे कोर्ट जा सकते हैं, जबकि वो ऑल्दो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे। बात को समझे, वो जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे। यहां पर उन बच्चों को कहा जाता है बेनिफिशियरी। ये एक्सेप्शन टू द अबव रूल है, क्योंकि वो जो ट्रस्ट बनी थी वो ट्रस्ट बनी ही उनके लिए थी एक्चुअली। तो ऐसे केस में जो बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट होते हैं, जिन बच्चों की भलाई के लिए वो ट्रस्ट बनाई गई थी, वो केस कर सकते हैं, ऑल्दो वो बच्चे जो है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्टर, उनको पता ही नहीं। ठीक है जी। तो ट्रस्ट का भी बिल्कुल सेम वही रूल होता है कि दो पार्टी आएंगी तो वो दोनों पार्टी आपकी मेन कॉन्ट्रैक्टर है, पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कह रहा है? A beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler of the trust. ठीक है जी। तो जो भी ट्रस्ट बनती है तो दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टी नहीं है तो बेनिफिशियरी केस कर सकता है। सेकंड लिखिए, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट, पहला है ट्रस्ट, दूसरा है फैमिली सेटलमेंट। इसका एग्जाम्पल हम पीछे पढ़ भी चुके हैं फैमिली सेटलमेंट का, अगर आपको याद हो तो। मदर ने डॉटर को प्रॉपर्टी दी कि मैटरनल अंकल को हर पैसे देने हैं, महीने एन्युटी देनी है, तो उसमें मैटरनल अंकल कोर्ट गया था ना। तो जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो पार्टी नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट तो मदर के बीच में और बिटिया के बीच में थी। फैमिली सेटलमेंट, उस वक्त मैंने कहा भी था कि अभी आएगा, आगे देखना। तो ये फैमिली सेटलमेंट यहां पर आ गया। ठीक है जी। इसमें तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, फैमिली सेटलमेंट क्लियर है, एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड लिखिए, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स, इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है। ये बात मैरिज सेटलमेंट की हो रही है कि मैरिज के बाद कभी कभी कुछ ऐसी सेटलमेंट्स हो जाती है। हर वक्त मैरिज मत ले आना कि भाई बात आ गई मैरिज की, एक लड़का और लड़की की शादी हुई, तो वहां पर तो ये किस दिख ही नहीं रही, वहां तो वो दोनों पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये कब इमर्ज हुआ ये मैटर? ये मैटर कब इमर्ज हुआ? देखो क्या कह रहा है। मिस्टर एक्स वाइफ, एक्स है और उसकी वाइफ है, तो एक्स की वाइफ gazetted him for ill treating her। दोनों में आपस में विवाद पैदा हुआ। वाइफ ने कहा कि भाई ये मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे को ढंग से ट्रीट नहीं करता है, मारता है, पीटता है, ये वो फलाना टिका, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है जी। मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू हिज वाइफ्स फादर, तो उस फीमेल के फादर की एंट्री हो गई। उस फीमेल के फादर और इस एक्स के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। क्या कह रहा है? मिस्टर पुरी, फादर का नाम है मिस्टर पुरी, दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपरली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस, बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड। उसने पहले प्रॉमिस किया कि भाई अब मैं इल ट्रीट नहीं करूंगा, अदरवाइज मंथली कॉम्पनसेशन में दूंगा, बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड। हेल she has all right to sue Mr. X against the contract between Mr. X and Mr. यानी क्या हुआ? अब उसने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? उसने पहले प्रॉमिस कर दिया था कि अगर मैं दोबारा ऐसा करता हूं और अगर ये दोबारा ऐसी सिचुएशन आई तो आई विल पे मंथली। नॉर्मली हम भी सबको बताते हैं कि ये सारे रिटन एग्रीमेंट्स होने चाहिए। ओरल एग्रीमेंट्स में कभी कभी पार्टीज मुकर जाती है,
है ना, रिटन एग्रीमेंट होने चाहिए और जहां इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वहां रजिस्टर करा दो, ये बहुत जरूरी है ना, नोटराइज करा दो, कोर्ट में जाके रजिस्टर करा दो कहीं पर। तो इस तरह के सेटलमेंट्स फिर वो अपने आप में लीगली वर्क करते हैं। और जबकि पार्टी कौन थी, मिस्टर एक्स और मिस्टर पुरी, और बेनिफिशियरी कौन था, यहाँ पर भी एक तरीके से बेनिफिशियरी आ गया वाइफ, तो वाइफ अब कोर्ट में जा सकती है, देखो जी एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के बेस पर आई वांट मंथली कॉम्पेंसेशन। ठीक है जी, ये आ गया इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट लिखें फोर्थ, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है इसका मतलब, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। When the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. पर्सनल स्किल को छोड़कर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, किसी तीसरे को उसका बेनिफिट मिलना है तो वो हो सकता है। ठीक है जी, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड, एक बेनिफिट बोला गया कि बेनिफिट देना है, लाइक जस्ट लाइक ट्रस्ट। इस वक्त क्या है दिमाग में, ट्रस्ट अगर आप बिठा लेंगे तो ट्रस्ट के हिसाब से सारे मैटर आते हैं। हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल ट्रस्ट की तरह है ये मैटर, बस इसमें ट्रस्ट वर्ड नहीं जोड़ा गया। दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बेनिफिट किसी तीसरे को, सेम वही है, तभी तो कह रहा हूं यहाँ वर्ड ट्रस्ट यूज नहीं हुआ, यहाँ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर ट्रस्ट के थ्रू हुआ था। ये जो बेनिफिट देना है बच्चों को जरूरी नहीं है हमेशा ट्रस्ट के थ्रू दे, आप दूसरे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी दे सकते हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ठीक है हम इस तरह से बी को कॉम्पनसेट करेंगे। वहां पर तो क्या था, ट्रस्ट बनती है उनकी प्रॉपर्टीज की रखवाली के लिए, लेकिन मान लो ट्रस्ट नहीं है, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, बच्चे अनाथ हो गए, अब दो पार्टीज कोई भी, मान लो एक तरफ से चाचा एक तरफ से मौसी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है भाई, तो वो सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका बेनिफिट किसको मिलना है, बच्चों को मिलना है। तो उसमें बच्चे फिर कोर्ट जा सकते हैं जी हमें इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बना था तो ये क्यों नहीं देना, ये क्या जस्ट लाइक ट्रस्ट लेकिन अदर देन ट्रस्ट। ये लिखिए जी, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। यहां पर देखो साफ साफ कह रहा है एजेंट आ गया बीच में, और मैंने कहा भी था कि वहां पर अगर अथॉरिटी दे दी गई है मैनेजर को तो मैनेजर जाके कोर्ट में केस कर सकता। देखो क्या लिख रहा है, L gives to M rupees 20,000 to be given to N। यहाँ थोड़ा अलग तरीके का एग्जांपल ले रहा है वो, L gives to M rupees 20,000 to be given to N। L ने किसको दिया कि भैया जाकर पैसे दे आओ, किसको, N को, and M informs that N that he is holding the money for him। और उसने बता भी दिया उसको फोन करके कि भाई M आ रहा है पैसे ले लेगा। L M N दो आ गए, L और N दो पार्टी है मेन, बीच में M हो गया, समझ गए बात को। L हो गया ना, M ने L को पैसे दिए N को देने के लिए ना, L ने L गिव्स लिखा ना, L ने M को पैसे दिए कि N को दे आओ, तो बेसिकली मेन पार्टी L और N है, लेकिन M बीच में आ गया है, ठीक है जी, और उसने N को इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके, हाँ M को, अच्छा M नहीं बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, L भी बोल सकता था, यहाँ पर M नहीं बोल दिया कि भाई मेरे पास आपके पैसे आ गए हैं। इसको बना लेते हैं, दो पार्टी हैं L, यहाँ पर M और एक है मेन N। एक्चुअली डील जो होनी थी L और N के बीच में होनी थी। L ने M को कहा कि भैया ये पैसे ले जाकर N को दे दो, और M इन्फॉर्म भी कर रहा है N को कि मेरे पास आपके पैसे आ गए, मेरे पास आपके पैसे आ गए हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, M refuses to pay the money। कुछ हो गया, जेब कट गई, कुछ भी हो गया, उसने मना कर दिया, माइंड सेट चेंज हो गया।
अब इसमें क्या कह रहा है, N will be entitled to recover the same from the former, that is M. जब यहां पर मैसेज कम्युनिकेशन पूरा हो गया N के पास कि अब पैसे किसने देने हैं, M ने देने हैं, जबकि पार्टी कौन थी मेन, L और N, तो अब M के ऊपर केस किया जा सकता है क्योंकि यहां पर घपला किसने किया है, M ने, जबकि पार्टी नहीं थी तब भी वो उस मेन पार्टी बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं स्टॉपर। सर कोर्ट में तो M और N जाएंगे ना, M को शू करेगा ना। हाँ वही तो कह रहे हैं, L मेन पार्टी थी ऑल्दो, लेकिन उसके बावजूद भी N जो है M को ले जाएगा कोर्ट की, भाई आओ मेरे पैसे दो। ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी, जब एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पहुंच गई। छठा लिखो, in case of covenant running with the land, पढ़ो जरा इसको क्या कह रहा है। ये वही चीज हो गई, दो पार्टीज आपस में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बहुत पहले दिया था कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बैन कर दी इंडस्ट्रीज को। अब आप उस नजरिए से पढ़ो इस एग्जाम्पल। चलो पहले मैं बताया था, ए और बी, एक अलग से एग्जांपल देता हूं इंडस्ट्री से रिलेटेड। ए और बी आपस में एक रेंट एग्रीमेंट करते हैं, इंडस्ट्रियल छोटी सी इंडस्ट्री डालने के लिए, मान लो मदन की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नया लॉ पास किया कि भाई इस तरह की इंडस्ट्री अब यहां नहीं चलेगी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच था, ए और बी के बीच। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने केस ठोक दिया सीधा किसको, बी को। तो दोनों को कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अभी कौन चला रहा है, बी चला रहा है ना, अभी तो बी चला रहा है। नो डाउट ए भी वहां पर पार्टी बन जाएगा क्योंकि ए इज द लैंडलॉर्ड, लेकिन अभी सिचुएशन में क्या हुआ कि दो पार्टीज आपस में आ गई। बी ये कहकर तो नहीं बच सकता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में, आप कौन, तो वहां पर केस किया जा सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बी की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें भी सुन लीजिए। आप लोग जब भी प्रॉपर्टी की डीलिंग देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी लाइनें लिखी होती है, ये तक भी लिखा होता है कि मैं जब ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो मैं अपने सारे राइट्स फॉरगिव कर रहा हूं। इवन मैं नहीं, मेरे साथ मेरे बच्चे और जो भी मेरे इसके ऊपर लीगल राइट रखते हैं उन सब के भी राइट सरेंडर्ड हो रहे हैं। अब आपको जो एक प्रॉपर्टी मिल रही है, जब आप बायर बन गए तो आपको बिल्कुल उन सब इनकम्बेंसेस से हटकर मिल रही है। अब आपके ऊपर कोई दूसरी पार्टी सू नहीं करेगी। तो देखो क्या कह रहा है, वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, वन वाज एग्रीकल्चरल लैंड, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose, so as to protect the other agricultural land and pollution. Such condition is attached with the land, so whosoever is the successor of the land has to abide by it. सक्सेसर, जबकि पार्टी नहीं है वहां पर वो, लेकिन सक्सेसर के ऊपर ऑटोमेटिकली ये लॉ लग गया। ठीक है जी, इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं लिखनी, इतना ही। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर पॉइंट लिखने, और छोटा सा एग्जांपल अगर देने का टाइम हो तो करना, आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जल्दी से।
एजेंट वाली सिचुएशन आ गई। एजेंसी, आप कभी भी देखते होंगे, अगर मान लीजिए एक एजेंसी अपॉइंट हो गई, ऑल्दो आप कार किससे खरीद रहे हो? एजेंट से, क्योंकि यहां पर इसने कोई डीलर, जिसे बोलते हैं डीलर से कार आप खरीद रहे हो, लेकिन एग्रीमेंट बनता है कार कंपनी और आपके बीच। लेकिन क्या एजेंट का कोई रोल नहीं है? एजेंट का भी फुल फ्लेज्ड रोल है वहां पर। अगर आप कुछ प्रॉब्लम करोगे तो एजेंट आप पर केस कर सकता है, और अगर एजेंट कोई प्रॉब्लम करेगा तो आप एजेंट पर केस कर सकते हो। तो कह रहा है देखो, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय हिज एजेंट। ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एजेंट और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या एजेंट का प्रिंसिपल उससे फॉरगिव हो गया? क्या वो एग्जेम्प्ट हुआ? तो एजेंट के द्वारा किए गए कोई भी एग्रीमेंट वो लीगली प्रिंसिपल के पूरी तरह से वैलिड है। यानी अगर एजेंट से आपने कार खरीदी है और कार के लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप कार कंपनी को भी डायरेक्ट सू कर सकते हो, ये कह रहे हैं। जबकि खरीदी किससे आपने? एजेंट से। ठीक है जी, ये फटाफट 7 पॉइंट्स एक बार लर्न करो। मैं थोड़ा सा उस बच्चे को एक बार उसकी क्वेरी क्लियर करके आता हूं।